सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी से परिचय कराने जा रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर स्नेहलता पाठक है, जो ग्राम लवेली, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश की रहवासी है। जिनके बारे में आपको बता दूं कि प्राथमिक शिक्षा जिला इटावा उत्तर प्रदेश में, मिडिल से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा नागपुर महाराष्ट्र से की एवं PhD पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से किया, जो हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में, जो हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रही। जिनकी लेखन यात्रा आपको बताने जा रहे हैं, जो बेहद कठिनाइयों के बावजूद सतत रही। जैसे प्रकाशित व्यंग्य संग्रह आपको बता दें, रॉबी का सफरनामा सन 1920, प्रजातंत्र के घाट पर 1992, बाकी सब ठीक है 2002, लोनम शरणम गच्छामि सन 2012, बेला फूले आधी रात 2012, व्यंग्यकार का वसीयतनामा सन 2018। ऐसे इनकी लेखन व्यंग्य शिल्पी लतीफ भूंगी में संपादक भी रही। इनकी विशेष उपलब्धियां आपको बता दें कि 45 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन, रेडियो एवं दूरदर्शन एवं व्यंग्य वार्ताओं, कहानी एवं नाटकों की धारावाहिक प्रसारण, दूरदर्शन के सलाहकार समिति के सदस्य 2000 तक रही। सत्य साई हॉस्पिटल की एथिक्स कमेटी में छत्तीसगढ़ की साहित्यकार के रूप में सदस्यता भी ली और अनेकों समाज कल्याण के कार्य भी किए, जैसे हिंदी भाषा के प्रसार प्रचार के लिए स्कूलों और झुग्गी बस्तियों में जाकर पुस्तकें भी वितरण किया। तो चलिए आपको बताते हैं डॉक्टर स्नेहलता पाठक की पूरी कहानी सिर्फ सोच विचार मीडिया। जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सोच विचार मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान हमारे साथ रामेश्वर साहित्यकार, गीतकार आज यहाँ मौजूद है। ये हमारी राजधानी शंकर नगर कहलाता है और यहाँ एक साहित्य से अपना जीवन समर्पित करने वाली ऐसी लेखिका है जो समाज को आज तक जो अपने लेखन के माध्यम से, जिनका नाम है डॉक्टर स्नेहलता पाठक, उनसे हम आपसे चर्चा कराने, उनसे आज रूबरू हो रहे हैं। और आज का विषय जो है, जो मुख्य मुद्दा है कि आज हमारे ऐसे मुर्दंड साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार जिनका आज जयंती है, डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद जी। आज उनको हम याद कर रहे हैं, उनकी कुछ बातें हम उनसे भी करेंगे, पर हम शुरू करते हैं उनसे सीधा बातचीत आपको ले चल रहे हैं। आप सबसे पहले तो आप ये अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर स्नेहलता पाठक हूँ और व्यंग्य लेखन करती हूँ। मैं प्रोफेसर भी थी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज में, जहाँ से रिटायरमेंट के बाद में मैंने व्यंग्य के क्षेत्र में अपनी कलम चलाई। जबकि साहित्य जगत में ये बात फैली हुई थी कि भाई जो व्यंग्य साहित्य है वो तो बहुत एक पैना हथियार होता है। उस क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम देखी जाती हैं, बल्कि नहीं देखी जाती हैं। बहुत से साहित्यकार तो ऐसा भी कहते थे कि भाई व्यंग्य जैसा बड़ा और मोटा हथियार चूड़ी पहनने वाले हाथों को शोभा नहीं देता है, इसलिए महिलाओं के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, आज जहाँ जहाँ पुरुषों ने अपनी बुलंदियां हासिल की हैं। अभी अपने जन्म स्थान की याद करके और जो बात कह रही थी, आप सुने होंगे कि जहाँ जन्म और उस जगह सम्मान मिल जाना, और जिस तरह से ब्लैक कमांडो और किसी बीच में अनुभूति की है, वो अनुभूति को हमारे साथ शेयर किया। और मैं इसी ही उद्देश्य पे ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को कि मुंशी प्रेमचंद जी की जैसे हमारी कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाती थी, चाहे वो उनका पंच परमेश्वर की बात हो, चाहे वो रानी क्यों रूठी, कई ऐसे उनके गोदावरी से लेकर एक ऐतिहासिक पुरुष और जो युग पुरुष कहा जाए साहित्य जगत में, तो कोई अच्छी उक्ति। आप उनके बारे में क्या जानती हैं और क्या उनकी उसके बारे में कुछ थोड़ा आज की जयंती के अवसर में कुछ कहे, हमारे लोगों को बताएं। जयंती के अवसर पर मुंशी प्रेमचंद जी को मैं नमन करती हूँ, उनकी यादों को नमन करती हूँ कि उनके जैसा साहित्य जो हर काल में जीते और जीता रहेगा, हर काल में जिंदा है, वो कभी भूतपूर्व नहीं हो सकता, वो कभी पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमचंद ने उसे जिया है, देखा नहीं है, उसे जिया है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक वाक्य था उनके बारे में कि जिस लेखक का बचपन बहुत सारे संघर्षों में, कठिनाइयों में, उल्हानों में, पीड़ा में, कमी में, गरीबी में बीतता है,
और जो चारों तरफ इस तरह की दादागिरी कहना चाहिए कि इस तरह की राजनीति जब देखता है, उठा पटक देखता है कि जहाँ जो अमीर है, जिसके पास दो पैसे हैं, वही ताकतवर है, बाकी सब दबाए जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब साहित्य लिखता है तो उसके साहित्य को पढ़ करके हम उस व्यक्ति का पूरा पूरा फोटो खींच लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। उसका साहित्य उसका परिचय होता है, उसके जीवन परिचय को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ऐसे थे प्रेमचंद। एक जगह मैंने पढ़ा था कि रामविलास शर्मा ने ये कहा था कि परसाई जी तो आजादी के बाद हुई और उन्होंने आजादी के बाद जो ये देखा कि लोगों की आशाएं थी कि अरे मेरा देश आजाद हो रहा है तो देश मेरा है, कर रही थी अभी डॉक्टर स्नेहलता पाठक जी। अब हम आपसे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी का जो भी लेख चाहे उपन्यास रहा, सोते हुए को जगाने का काम किया है और जाग साहित्य का यही मात्र होता है उद्देश्य जो मुंशी प्रेमचंद जी में मिलती थी, झंझोड़ देते थे ऐसी बातों को जिन्होंने परसाई जी का भी बात कही है। तो आज हम उनकी जयंती पर नमन करते हुए मैं अंतिम आपसे सवाल चाहता हूँ कि मेरे प्रदेश के जो 21 साल मेरा छत्तीसगढ़ जवान हो रहा है, आप युवाओं, मातृशक्ति और सारे हमारे उन लोगों को देशवासी प्रदेशवासियों को क्या संदेश है, वो आप संदेश दे दें। क्या चाहे आपका संदेश? मैं प्रेमचंद के बारे में एक बात बताना भूल गई थी कि उनकी कहानियों की जो आत्मा है, उनकी रचनाओं का कितने ही उपन्यास लिखे, कितने ही उन्होंने कहानी, उनकी समस्त रचनाओं की आत्मा है ईदगाह, जिसमें वो हमीद है। वो हमीद की उस बच्चे में उन्होंने जो संवेदनशीलता भरी है, वो भारतीय ताकि आत्मा है। ये भारत की पहचान है कि वो बच्चा जो 7 साल का बच्चा है, वो कैसे सोचता है कि मेरी दादी के हाथ चलते हैं, मैं ये सब पेड़ा जलेबी नहीं खाऊंगा, मेरी चिंता नहीं। बाकी बच्चों ने नहीं सोचा। तो देखिए वो प्रतिनिधित्व करता है अपनी भारत की जमीन का कि हमारा भारत हमेशा से संवेदनशील रहा है और यही सोचना चाहिए कि जिसके पास पैसे हैं वो भी अपनी जनता के बारे में सोचे, ये नहीं कि अकेले ही खाना। तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो राजनीति तक जाता है, राजनीति की ऊंची कुर्सी तक जाता है। बहुत अच्छा संदेश। ये बच्चा नहीं है, ये जनता की आवाज है, ये उस जनता का दर्द है जो उसकी बातों से झलक रहा है, आंखों से झलक रहा है कि वो अपने दोस्तों को नहीं देता। वो कहता मेरा पहला कर्तव्य क्या है, मेरी दादी की सुरक्षा, मेरी दादी का हाथ। यही आज राष्ट्रीय नेताओं को जो उच्च कुर्सी पर बैठे हुए जिनके पास पूरे अधिकार हैं, उनको ये बात सोचना चाहिए कि पहले मेरी जनता है, पहले मेरी आवाम है, पहले मेरा देश है, बाद में। तो जब इस तरह की भावनाएं लोगों में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से ये देश बराबर तरीके से बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी छीटाकशी के, बिना किसी शिकायतों की चलेगा। हमारे यहाँ देश में ऐसे राजा हुए हैं, राजा राम हुए हैं, राजा विक्रमादित्य हुए हैं, और कुछ नहीं सर, मुस्लिम राजा था बहादुर शाह जफर, उसकी देशभक्ति आप देखिए कि वो भारत से अलग था, दूर था वो उस समय जब मृत्यु उसकी हुई है और होने वाली थी मृत्यु जब उसकी, तो रंगून में था शायद। तो उसने यही कहा था कि मैं अपनी भारत भूमि में ही मरना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 गज जमीन चाहिए। ये राजा होते हैं जो मिट्टी पर मन मिट्टी है, जिन्हें जो अधिकार मिलता है वो अपने लिए उपयोग नहीं करते, वो देश के लिए। तो मैं आज यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए अपने नेताओं किताबें प्रकाशित हुई हैं, उन्होंने नाम बताए हैं और कुछ प्रकाशित होने वाली है, और सारे बैंककारों के नाम भी आपके सामने उन्होंने रखा है कि किस बैंककार, और जो एक बड़ी सशक्त और शख्सियत का नाम लिया है लतीफ घोगी, जो हमारे महासमुंद के हैं। मैंने उनके निवास और उनकी बैंक को देखा है, और मेरा जब राज्य निर्माण चल रहा था, एक ऐसा बैंककार है कि एक छोटे से नवभारत कालम में पूरी तहलका मचा दिया था कि राज्य के जो उस समय श्वेता हत्या हुई थी, श्वेता का जो कांड हुआ था, उसमें जब मैं आमरण किया था तो उसमें व्यंग लिखा था, और मैं आज उस निर्भया को जिस तरह से याद करते हैं उस तरह से रायपुर में भी एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने लतीफ घोगी लिखा था। आज उस पर उन्होंने उनका याद दिलाया, मैं उसका तहे दिल से ऐसे बैंककारों का हृदय से आभारी हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक जैसे पीएचडी कराई, किताबें लिखा है, आपका जो सफर है अभी तक का, ये आपका जो सफर में ऐसी कौन सी विशेष जो सम्मान या उपलब्धि जो यादगार है आपके लिए? सबसे बड़ी उपलब्धि तो सर ये है कि जहाँ मैंने जन्म लिया, वैसे तो पूरी भारत भूमि हमारी है, छत्तीसगढ़ भी हमारा, मैं तो छत्तीसगढ़ी ही हो गई हूँ, लेकिन जहाँ मैंने जन्म लिया उत्तर प्रदेश, तो कहते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गाँव का सिद्ध।
कि घर के आंगन में तो कभी किसी ने पूछा नहीं, बाहर आप कितना ही जंगल में मोर नाचता रहे, किसने देखा। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मेरी लिए ये है और सबसे गर्व की बात है कि मुझे मेरे जन्म स्थान पर बुलाया गया। हमारे गांव वाले, हमारे जो इटावा शहर है पास में ही हमारे गांव के, वहाँ पर भी बहुत से गांव वाले आकर के बस गए हैं। उन लोगों को इकट्ठा किया और मुझे 1 घंटे का समय दिया कि आप अपना पूरा जो गांव छोड़कर गई थी तब से लेकर आज तक के सफर की बातें कीजिए। मैंने वो बातें की। मुझे 51,000 रुपए से सम्मानित करके और सबके सामने पाठक साहब तो साथ में थे कि उन्होंने ब्लैक कमांडो सर के दोनों तरफ खड़ी की थी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि पुरुष से नारी कहीं पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो लेखन के मामले हो या सारे उसमें भी विभिन्न विधाओं में भी नारी बराबर का कार्य पे अपनी निपुणता दिखा रही है। मैं आपसे दूसरी ये जानना चाहते कि आपने अभी तक कितने लोगों को पीएचडी कराई है? मैंने 12 लोगों को पीएचडी कराई। किस किस विषय में पीएचडी कराई है? मैंने व्यंग्य पर पीएचडी कराई है, शरद जोशी पर, कमलेश्वर पर और भवानी प्रसाद मिश्र पर, आधुनिक कविता पर, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। घनानंद पर करवाई है, बिहारी पर करवाई है। मैंने रीतिकाल को भी नहीं छोड़ा है ताकि रीतिकाल पीछे न छूट जाए, क्योंकि देखिए रीतिकाल और भक्तिकाल हमारे साहित्य का आधार है, उसी पर हिंदी साहित्य खड़ा हुआ है। अगर ये रीतिकाल और भक्तिकाल निकल जाए तो हिंदी साहित्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने उन पर पीएचडी कराई है और इस तरह से मैंने चारों कालों को लिया है। आपने कुछ किताबें भी लिखी है, वो कौन कौन सी आपकी प्रकाशित हुई हैं? हाँ, मेरी तो लगभग 10-12 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सभी की सभी व्यंग्य संग्रह है। उसमें केवल एक किताब है जो हिंदी काव्य साहित्य का उद्भव विकास, जो कि संदर्भ किताब है। और एक यहाँ के जो चर्चित व्यंग्यकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ को व्यंग्य के क्षेत्र में पहचान दिलाई, सबसे पहले व्यंग्यकार जो लतीफ भोंगी जी थे, तो व्यंग्य शिल्पी लतीफ भोंगी पर भी एक पुस्तक पारित की है, जिसमें देश के सीनियर से सीनियर, वर्ष से वरिष्ठतम, चाहे वो नरेंद्र कोहली हो आज के, शंकर कामरेकर हो या अरविंद त्यागी हो, सबके उसमें विचार है। और उसके बाद मेरे अपने व्यंग्य संग्रह हैं कि द्रौपदी का सफरनामा है, प्रजातंत्र के घाट पर है, बाकी सब ठीक है, सच बोले करुआ काटे है, और बेला फूले आधी रात है, और लोलम शरणम गच्छामी है, एक दीवार 100 अफसाने हैं, और उसके बाद अभी मेरा एक उपन्यास आ रहा है, वो लाली दुलारी है। तो वो इस तरह से मेरे 10-11 सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।